नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रकाशनों पर जानकारी होती है और साथ ही होती है जानकारी इस क्षेत्र के रोजगार की संभावनाओं की। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों की कुछ झलक भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हो गए। शानदार रहा है ये सफर 2 सालों का, जहां पर लगभग इस योजना के तहत करीब 11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं इस योजना के सफर पर। आज से ठीक 2 साल पहले यानी 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी। हमने किसान की छोटी छोटी दिक्कतों पर ध्यान देने के साथ ही उनकी चुनौतियों के संपूर्ण निवारण पर भी काम किया। अपने प्रयासों को और मजबूती की इस कड़ी में किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। किसान सम्मान योजना किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है और ये किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान सम्मान निधि ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हर लाभार्थी को साल भर में 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। ये 6,000 रुपए 2-2 की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। दूसरी ओर कृषि मंत्रालय ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके माध्यम से पीएम किसान योजना के लाभार्थी अपने भुगतान स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान सम्मान निधि चूंकि सीधे बैंक खाते में जाती है, इसलिए इसमें बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होती और भ्रष्टाचार की भी कोई गुंजाइश नहीं बचती। इस योजना ने किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने अपने परिवारों को आवश्यक सहारा देने में सक्षम बनाया है। पीएम किसान योजना का क्रियान्वयन तेजी से हुआ है, जिसके तहत धनराशि को सीधे तौर पर आधार प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया है। ये योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आवश्यक सहारा देने में भी सहायक रही। शुरुआत से लेकर अब तक की इसकी 7 किश्तें जारी हो चुकी हैं, जिनमें 11 करोड़ से भी अधिक किसानों को लाभ मिला है। 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपए पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है। ये योजना इस लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती है। शुरुआत में ये योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में सभी किसानों को इसमें शामिल कर लिया गया है, चाहे किसान के पास कितनी भी जमीन क्यों ना हो।
आइए कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृषि साहित्य गतिविधि भाग। हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बातचीत की खेती पत्रिका के बारे में खास मेहमान से। क्या बातचीत की इस पत्रिका के बारे में, आइए देखते हैं। हमारे साथ हैं कृषि प्रबंध ज्ञान निदेशालय यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के DKMA से संपादकीय सलाहकार उर्वशी तोमर जी। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, जो खेती पत्रिका इस बार आई है, जनवरी का जो अंक है, क्या कुछ इसमें शामिल किया गया और इस बार की खेती पत्रिका में क्या खास है? इस बार की खेती पत्रिका में हमने मत्स्य पालन के ऊपर पूरा जोर दिया है और मत्स्य पालन को देखते हुए, बिकॉज ये एक भावी आहार के रूप में सामने आ रहा है जी। तो हमने कोशिश किया है कि हम अपनी तरफ से जो ज्ञान बांट सकें लोगों को मत्स्य पालन से रिलेटेड, हम वो पूरा इसमें मेंशन किया है। अलग अलग जगह से हमने ये लेख मंगवाए हैं, फिशरीज इंस्टीट्यूट्स, वैज्ञानिकों से, और उनको इसमें सम्मिलित किया है ताकि एक डिटेल्ड वर्जन बन सके किसान भाइयों के लिए और वो पढ़ के इससे। और खासतौर से जो मुख्य पृष्ठ है उसको भी काफ़ी आकर्षक हम देख पा रहे हैं जो कि बनाया गया है। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं किस तरीके से, जैसा आपने बताया कि मछली पालन पर, मत्स्य पालन पर इस बार विशेषांक जो है वो दिया गया है, जिसमें सारी जानकारी हमारे जो किसान हैं जो मछली पालन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़ना चाहते हैं, उनको दी जा सकेगी। और खासतौर से उर्वशी जी, अगर देखा जा सके, सरकार का भी फोकस हम देख रहे हैं जो मछली पालन क्षेत्र पर किस तरीके से बढ़ा है, तो क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस बार निकल कर आई है इस पत्रिका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो बहुत ही न्यूज़ में चर्चित रही है, उसके बारे में हमने इसमें डिटेल दिया है। और सरकार ने डिसाइड किया 2019-20 वित्तीय सत्र में कि 2024-25 तक के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ से ऊपर की रकम वो लोगों को देंगे। प्रावधान इसमें रखा गया है जी। जो लोग इसमें मत्स्य पालन करना चाहते हैं, मछुआरे हैं, और स्पेसिफिकली SC, ST, विकलांग और महिलाएं, इनके लिए ये फंड रिलीज करने का एक छोटा सा प्रावधान दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो फिशरी सेक्शन है, जो मत्स्य पालन है, वो आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल। और इस पत्रिका के जरिए भी सारी जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचती है। क्या इसका शुल्क रखा गया है जिससे अगर कोई किसान इसको लेना चाहे तो उसको उपलब्ध भी हो सके? जी, ये मासिक पत्रिका है और इसका शुल्क 30 रुपये प्रति कॉपी है। अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 150 रुपये में ये आपको पूरे सालाना सब्सक्रिप्शन पे मिल सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, अगर आप इसका वार्षिकी का अगर सदस्यता लेते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन खासतौर से उर्वशी जी, अगर देखा जाए, मछली पालन क्षेत्र जो है ना सिर्फ मैदानी क्षेत्र में बल्कि समुद्री क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में किया जाता है। तो क्या दोनों क्षेत्रों की जानकारी जो है इस बार इस विशेषांक में शामिल की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे देश की जो तटीय सीमा है 7,500 किलोमीटर के अराउंड है और आसपास के रहने वाले लोग मोस्टली डिपेंड करते हैं मत्स्य पालन के ऊपर, या जल जीवन से जो रिलेटेड प्रक्रिया हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मत्स्य पालन को हमने फोकस में रखा और साथ ही में मत्स्य पालन की डिटेलिंग दी पूरी की पूरी, क्योंकि जो मछलियां हैं इनमें प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा होता है। तो खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के सामने आया जी। और इसीलिए हमने ये मत्स्य पालन पे स्पेशल इशू बनाया। जी, खाद्य सुरक्षा, उसके साथ साथ पोषण सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और अगर हम देखें किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए, इस बारे में भी लगातार प्रधानमंत्री खुद कई बार कहते रहे हैं, कोशिश यही की जाती है कृषि और उससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। और जब हम मछली पालन क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या सारी जानकारी के लिए किसानों के लिए इसको काफ़ी उत्तम हम मान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कोविड-19 के आने के बाद इतने प्रतिबंध लगा दिए गए थे पूरी दुनिया में कि मत्स्य पालन का जो सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर, काफ़ी प्रभाव इस पर जी, प्रभाव नेगेटिव गया उसके ऊपर, क्योंकि जो किसान भाई थे वो मछलियों को बेच नहीं पा रहे थे जी। तो इस समय में पर एक चीज़ अच्छी उभर के सामने आई कि कैंड फिशेस, जो कि डब्बे में बंद मछलियाँ आती हैं, उनका जो बिक्री है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिक गई, बढ़ी है। और इसी चीज़ को देखते हुए ये कोशिश किया गया कि अब इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगे जी। और मत्स्य पालन में सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, हमने कोशिश किया है कि जो कृषि भाई हैं जिनके यहाँ पे जैसे जो धान की खेती करते हैं वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कुछ फिश की स्पीशीज़ हैं, वेराइटीज़ हैं, जिन्हें डाल के दोनों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पे एक किया जा सकता है। तो जो कृषि भाई हैं सिर्फ उनको फसल ही नहीं, साथ में मछली के थ्रू भी आमदनी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। यानी हम मान सकते हैं जिस तरीके से खेती पत्रिका में भी जो मत्स्य पालन है उसको शामिल किया गया है, यानी कोशिश यही है कि जो एकीकृत कृषि प्रणाली का संदेश है वो हर स्तर पर दिया जा सके।
जी हाँ जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखिए ये कितना महत्वपूर्ण कि जो हमारे किसान हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी जानकारी इसमें, अगर वो कहीं प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो क्या कुछ ऐसी भी जानकारी इसमें दी जाती है? जी हाँ, जैसे जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके अंतर्गत भी डिफरेंट राज्यों में हमारे KVKs हैं और फिश रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जाके किसान भाई अगर चाहें तो हेल्प मांग सकते हैं और उनको सारी प्रणाली के बारे में और जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो भी एडवांसमेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे उनको। तो उसके बारे में भी इसमें क्लियर डिटेल बताया गया है। जी बिल्कुल। और जैसा आपने इसका मुख्य पृष्ठ हमें दिखाया था, इसके साथ साथ अगर जो इसमें प्रमुख लेख जिनका समावेश हमें नज़र आएगा, जिसको हमारे किसान भाई पढ़ पाएंगे, उसमें से अगर आप कुछ साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। जी ज़रूर। एक्चुअली हमने ये मीठा जल में जो मत्स्य पालन होता है जी उससे रिलेटेड और बाकी नमकीन जल की जो मछलियां हैं उनके बारे में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। इसमें देख सकते हैं हमने चित्र बहुत ही अच्छे कलर्ड पिक्चर्स रखे हैं ताकि इंटरेस्ट भी बढ़े और समझने में किसान भाइयों को आसानी हो। जी तो ये पूरा डिटेलिंग है। इसी के साथ साथ जो लोग एक्वेरियम फिशेस में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, जी सजावटी मछलियाँ जिन्हें कहते हैं, सजावटी मछलियाँ, तो गोल्ड फिशेस के लिए हमने इसमें पूरा एक आर्टिकल रखा है, लेख रखा गया है ताकि जिन लोगों को मछली पालन का घरों में शौक है ब्यूटिफिकेशन के लिए उनकी भी बहुत मदद हो सकती है। इसकी उपलब्धता या भाषा की अगर बात की जाए उर्वशी जी, तो क्या ये भी हिंदी भाषा में उपलब्ध है? जी हाँ, ये पूरी पत्रिका हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, मासिक रूप से मिलती है जी। और इसे भी आप लोग DKMA में बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप मंगवा सकते हैं जी। और इसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री सॉफ्ट कॉपी www.icar.org.in पे जी। खेती पत्रिका में जाके ना सिर्फ अभी की पत्रिकाएं बल्कि पुरानी जितने भी एडिशंस एंड इश्यूज आए हैं, पुराने संस्करण भी वहाँ उपलब्ध होंगे यानी? जी, वो भी सारे उपलब्ध हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करके एंड यू कैन एक्सेस इट। बिल्कुल। तो देखिए कितना लाभ आपको मिल सकता है, जो सारी जानकारी है या ज्ञान जो है आप अर्जित कर सकेंगे खेती पत्रिका के माध्यम से, जिसमें सारी जानकारी जो है कोशिश यही की जाती है कि एक किसान के लिए, साथ ही साथ जो दूसरे लोग जो उसमें रुचि रखते हैं उनको वो ज्ञान मिल सके इन पत्रिकाओं के द्वारा। और ना सिर्फ पत्रिका के रूप में जिसका शुल्क महज 30 रुपये रखा गया है, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए डिजिटल अंक की, वो भी उपलब्ध हैं, आप इसके द्वारा भी इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि क्या इस बार खास है खेती पत्रिका में। थैंक यू जी। तो जाना आपने इस बार के खेती पत्रिका के विशेषांक की अगर बात की जाए, ना सिर्फ जानकारी आपको मिलेगी मत्स्य पालन से संबंधित, बल्कि और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें छिपी हुई है, जिसके जरिए आप कृषि क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। कृषि शिक्षा भाग में आइए देखते हैं मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा कृषि शिक्षा से जुड़ी क्या खास जानकारी आपके लिए आज लेकर आए हैं। डॉक्टर एस के चतुर्वेदी, बहुत बहुत स्वागत आपका कृषि परिक्रमा में। धन्यवाद जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारा जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है इसके बारे में, क्योंकि अगर देखा जाए लगातार मांग पहले चली आ रही थी कि एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए, लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं कई तरह की अड़चनें भी थी, लेकिन अब क्योंकि झांसी जैसे अगर ज़िले की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ना सिर्फ दूसरी जगह से जो छात्र हैं वो आवेदन भी करते हैं, लेकिन सबसे खास क्या है हमारे इस कृषि विश्वविद्यालय में? जैसा कि अभी आपने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय
अगर एक केंद्र सरकार स्थापित करती है तो उसका एक अपना महत्व होता है, क्योंकि उसमें हम जो भाषाएं हैं और जो हमारे प्रदेशों की जो बाउंड्रीज हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं जी। इसी क्रम में भारत सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद का जो अधिनियम है उसके अनुसार वर्ष 2014 में झांसी मुख्यालय के रूप में की गई। और इसके जो विश्वविद्यालय है इसके हमारे कोई जो मूलभूत जो क्षेत्र थे उसमें बुंदेलखंड क्षेत्र को कृषि प्रसार और तकनीक की दृष्टि से माना गया, लेकिन कृषि में के क्षेत्र में जो शिक्षा है, अनुसंधान है, इसके और जो संबंधित कार्यक्रम है उसके लिए विश्वविद्यालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो संपूर्ण भारत को माना गया जी। और इस क्रम में जो विश्वविद्यालय की जो धारा है 4 जो अधिनियम की उपधारा 4 और 2 के अंतर्गत विश्वविद्यालय ने 2 महाविद्यालय, पहला तो हमारा कृषि महाविद्यालय है और दूसरा उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, इन 2 महाविद्यालयों की स्थापना झांसी जो मुख्य परिसर है वहां पर की गई है जी। इसका की जो भवन है उनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2020 को राष्ट्र को इस विश्वविद्यालय को समर्पित किया और इसका उद्घाटन किया। इसके साथ ही फिर दोबारा सितंबर के महीने में, अभी जो सितंबर बीता है 28 सितंबर को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं मत्स्यिकी महाविद्यालय की स्थापना के लिए जो भूमि पूजन का जो काम था वो ऑनलाइन हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसका उद्घाटन किया है। और ये जो भूमि पूजन हुआ है ये मध्य प्रदेश के दतिया जनपद में एक फार्म है, वहां हम लोगों ने किया है। और इस समय विश्वविद्यालय के पास 287 एकड़ का करीब फार्म है जहां ये विश्वविद्यालय है और 190 के करीब एकड़ के करीब जो फार्म है वो दतिया में है। तो कुल मिला के करीब 500 एकड़ का जो भूमि है वो विश्वविद्यालय के पास है जी। बिल्कुल, ये दोनों कॉलेज है जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, यहाँ आपसे समझना चाहूँगा क्योंकि जैसा आपने बताया कि हाल ही में और ज़्यादा विस्तार जो है वो किया जा रहा है इस कृषि विश्वविद्यालय का और 2 कृषि महाविद्यालय यहाँ पर हैं, लेकिन खासतौर से देखा जाए अगर पाठ्यक्रमों की हम बात करते हैं, कुल कितने पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं? अभी जो जहाँ तक संबंध है विश्वविद्यालय का, तो विश्वविद्यालय में हम लोगों ने यूजी के जो स्नातक स्तर की बात करते हैं जी। तो उस पर एक तो कृषि है, दूसरा हमारा बागवानी है, तीसरा वानिकी है जी। अभी 3 में हम जो 3 ये मुख्य हमारी जो धाराएं हैं कृषि एवं और संलग्न विषयों की, इन 3 धाराओं में स्नातक की उपाधि दे रहे हैं जी। और इसके साथ ही इसी के साथ हमने अभी 5 विषयों में कृषि में जो कृषि से संबंधित जो विषय है जी, उनमें जो 5 विषय हैं प्रमुख रूप से हमारे, उनमें अभी स्नातकोत्तर की उपाधि देना शुरू किया है। और साथ में ही 3 विषय हमारे वानिकी और जो औद्योगिकी है, उद्यानिकी है, उनमें भी हमने स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है जी। बिल्कुल, तो इसमें मैं आपको बताना जी। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा जो किसान भाई है या हमारे जो छात्र हैं, छात्र बंधु हैं, छात्राएं हैं, तो तमाम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे विश्वविद्यालय में शिक्षा लें। तो ये हमारा जो विश्वविद्यालय है ये राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है जो अभी आपने कही शुरू में पूछा कि यहाँ 17 प्रदेशों के जो विद्यार्थी हैं वो अध्ययन करने के लिए आते हैं। ये विश्वविद्यालय कोई केवल उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के लिए या बुंदेलखंड के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। और यहाँ 17 प्रदेशों से विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं हैं वो अध्ययनरत हैं। साथ में भी हमारे 14 प्रदेशों से जो हमारी फैकल्टी है जी, ज्यादातर जो फैकल्टी हम उसी प्रदेश की होती है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय है यहाँ जो फैकल्टी है वो 14 प्रदेशों से जी। तो ये विशेष बात है कि हर भाषा का यहाँ जानकार लोग हैं, तो जो छात्र छात्राएं सुदूर स्थानों से, सुदूर प्रदेशों से जो पढ़ने आते हैं यहाँ, उनको भाषा से संबंधित भी कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय में जो फैकल्टी है वो भी अलग अलग तरह से अलग अलग प्रदेशों से रखी गई है। जो उच्च कोटि के हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो हैं, और इसके लिए हमारे जो विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं दूसरे प्रदेशों के होंगे या जो हमारी जो फैकल्टी है वो दूसरे प्रदेशों से जितने ज्यादा होंगे उतना ही विश्वविद्यालय का जो राष्ट्रीय स्वरूप है वो हम बनाए रख सकते हैं
बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, हम मान सकते हैं कृषि क्षेत्र में भी असीम संभावनाएं हैं और जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो सिर्फ जो हमारे राज्य हैं या जो क्षेत्रीय सीमाएं हैं वहाँ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दूसरे जो राज्य हैं वहाँ से भी जो छात्र छात्राएँ हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और उसके लिए जो हम कह सकते हैं प्रोफेसर जो हैं वो भी दूसरे राज्यों से हैं यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रुचि किस क्षेत्र में नज़र आती है हमारे छात्र छात्राओं की? जैसा कि सारे छात्र छात्राएँ भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि से ही बात करते हैं जी। तो जहाँ जो मेरिट की बात है, जो छात्र मेरिट से आते हैं वो सबसे पहले कृषि में जाते हैं, उसके बाद उद्यानिकी की बात करते हैं, उसके बाद वानिकी की बात करते हैं जी। तो स्वाभाविक रूप से जो कृषि है, क्योंकि कृषि रीढ़ है और साथ में जो, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे विषय नहीं है, उद्यानिकी है, वानिकी है, मत्स्यिकी है, पशुपालन है, इनका भी सबका एक अपना महत्व है और इन सभी विषयों में यहाँ पढ़ाई होती है। पर फिर भी जो छात्रों की जो रुचि है वो कृषि के बारे में थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो जो मेरिट है, मेरिट के हिसाब से सबसे पहले बच्चे जो आते हैं वो कृषि स्ट्रीम में आते हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि लगातार जो छात्र छात्राएँ हैं उनकी रुचि जिस क्षेत्र में होती है कोशिश वो करते हैं कि वो जो पाठ्यक्रम है उनको मिल सके और उसके लिए लगातार हम मान सकते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि उचित समय पर जो सही शिक्षा है उसको हम जो छात्र छात्राएँ हैं उन तक पहुँचा सकें और उसके लिए कई महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा भी और बेहतर ढंग से जो कृषि प्रसार है वो किया जा रहा है। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कुछ न कुछ सांस्कृतिक गतिविधि की झलक जरूर लेकर आते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज के इस झलकी पर।
जिंकी आवे रे सुगंधी बास मोरनी मारे बागा में मरवो के बड़ो मोरिया आछो बोलो रे धरती रात में मोरिया आछो बोलो रे धरती रात में तुम्हारे ही बुड़े में बहगी रे दूधार मोरिया आछो बोलो रे धरती रात में मोरिया आछो बोलो रे धरती रात में दाबड़ी मैं तो बोलो में मारी मौज में मोरिया आछो बोलो रे धरती रात में मोरनी मैं तो बोलो में मारी मौज में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आज बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये कड़ी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।